अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज। और दुनिया में जहां बहुत कुछ चल रहा है, वहां पाकिस्तान में जेर बहस है सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्मनामा। वो हुक्मनामा कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कैसे आ गया, हासिल कैसे कर लिया किसी ने, इस बात के ऊपर तनकीद का बाजार गर्म है। हालांकि एक रिपोर्टर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर लिए जाने वाले अखुद नोटिस की 3 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा हासिल कर लिया, तो उस रिपोर्टर को एक्नॉलेज करने के बजाय यहाँ पर ये बात हो रही है कि उस रिपोर्टर का सोर्स कौन है। और उस रिपोर्टर का सोर्स खुद ही से फर्ज करके सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2024 को खुद नोटिस लिया। 3 अप्रैल को समाअत की। 7 रुकनी लार्जर बेंच था और उस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा ईद के पिछले दिन हमारे सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून से ताल्लुक़ रखते हैं हसनात मलिक, उन्होंने रिपोर्ट किया। और फिर उसके बाद एक तनकीद शुरू हो गई जस्टिस अतर मिनल्ला के ऊपर, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस हुक्मनामे में इजाफी नोट लिखा था। और उस इजाफी नोट में उन्होंने जहां अपनी राय का इजहार किया, फुल कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स की कंसिडरेशन की बात की, जो कि पिछले व्लॉग में हम उसका जिक्र भी कर चुके हैं। तो उसके साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पर यह कहा कि सबको सब मालूम है, लेकिन कोई भी यानी सब जजेस जानते हैं कि ये सब कुछ होता है, एग्जीक्यूटिव मुदाखलत करती है अदलिया कामों में, लेकिन कोई बात इस मुद्दे पर नहीं करना चाहता। बार बार उन्होंने कल्चर ऑफ डिवियंस का जिक्र किया। लेकिन यहाँ पर तनकीद इस बात पर हो रही है कि क्या ये हुक्मनामा जस्टिस अतर मिनल्ला ने जारी किया है। हालांकि जो एक्चुअल बात है वो ये होनी चाहिए कि ये हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने आज तक अपनी वेबसाइट पे जारी क्यों नहीं किया। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये डर है कि ये हुक्मनामा अगर वेबसाइट पर जारी हो गया तो कुछ हो जाएगा। तो बजाय इसके और बजाय सुप्रीम कोर्ट के जो मुवज्जा तरीक़ेकार है उसको समझने के कि हुक्मनामा हासिल करना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है एक सहाफ़ी के लिए जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करता हो, बहस कुछ हो रही है। और ये टारगेट क्यों हो रहा है, एक जज को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। तकलीफ किसको कहाँ कैसे पहुंच रही है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन उसी हुक्मनामे के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जो कि सीनियरिटी पर चौथे नंबर पर हैं, मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने इस अहम तरीन मामले में खुद को बेंच से अलग कर लिया है। फुल कोर्ट भी बनेगा तो जस्टिस याया अफरीदी इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो खुद नोटिस लेने पर एतराज कर रहे हैं। उनका इख्तलाफ है और वो समझते हैं कि उनको इस केस की समाअत नहीं करनी चाहिए। जस्टिस याया अफरीदी के साथ ये मकूला अब एक तरह से जुड़ गया है, या ये एक लाइन उनके जो पूरा टेन्योर है उसमें मुतअद्दिद बार उनके लिए इस्तेमाल होती है कि कोई अहम केस है, आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जस्टिस याया अफरीदी ने केस को की समाअत करने से इनकार कर दिया और बेंच टूट गया। मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग तकरीबन 3.5-4 साल से कर रही हूँ, और इसमें दर्जनों बार तो मैंने रिपोर्ट किया है कि जस्टिस याया अफरीदी ने ये केस सुनने से माजरत कर ली, बेंच टूट गया और मामला बेंच दोबारा तश्कील देने के लिए चीफ जस्टिस या अब जैसे इंतजामी कमेटी है उसको भिजवा दिया गया है। जस्टिस जाया अफरीदी हमेशा से ही एक मुनफरिद राय रखते हैं। वो वाकई ही वो जज हैं जिनके बारे में ये प्रिडिक्ट करना शायद नामुमकिन है कि वो किस तरह की राय अगर किसी बेंच में शामिल है तो देंगे। और फिर उनकी जो राय होती है वो हमेशा बाकी पूरे बेंच से मुख्तलिफ होती है। उनका एक नया नुक्ता, मुनफरिद नुक्ता होता है, और उस नुक्ते की जस्टिफिकेशन इतनी पर्टिनेंट होती है कि आपको पढ़ के पता चलता है कि हाँ, इसकी ये साइड भी है। जैसे जाया अफरीदी की जो हिस्ट्री है, उन्होंने किस किस अहम बेंच में केस की समाअत से माजरत की, और जो अभी मौजूदा 6 जजेस के मामले पर खुद नोटिस लिया गया है उसमें उन तमाम माजरतों की वजह कैसे उन्होंने बयान कर ली, इससे मुतालिक इस व्लॉग में तफसील से बात करते हैं। तो जैसे जाया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए साल 2018 में, और इससे पहले वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। 6 साल तक पेशावर हाई कोर्ट के जज रहे। 2012 में 15 मई 2012 को पेशावर हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। उसके बाद 2016 में उन्होंने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ओहदा संभाला, और फिर 2018 में यानी 2 साल के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गए। और जस्टिस याया अफरीदी ने मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है। साल 2028 से 2030 तक जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट में एज अ चीफ जस्टिस अपना ओहदा भी संभालेंगे। और वो ओहदा संभालने से पहले किसी भी जज का कंडक्ट यही होना चाहिए शायद कि वो इतना प्रिडिक्टेबल ना हो। और जस्टिस याया अफरीदी ने आज तक खुद को तनाज़ात से दूर भी रखा है। कैसे, इससे मुतालिक भी बात करते हैं। जस्टिस याया अफरीदी ने पिछले साल, अगर माजी में बहुत पीछे भी नहीं जाएं, बल्कि जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन पिछले साल जो एक खुद नोटिस लिया गया था
आपको मालूम है असकुद नोटिस नंबर 1 था आई थिंक गालिबन वो 2023 का, जो कि पंजाब केपी इंतखाबात से मुतालिक था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 22 फरवरी को वो असकुद नोटिस लिया। तो कुछ दिन के बाद जस्टिस जाया अफरीदी ने उस बेंच में खुद को ये कहकर अलग कर लिया था कि वो समझते हैं कि जब अभी हाई कोर्ट्स में ये मामला यानी पंजाब और केपी में इंतखाबात का मामला लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में एक्टिविज्म शो नहीं करना चाहिए, खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए, और इसलिए वो समझते हैं कि वो इस केस की समाअत नहीं करेंगे और वो बेंच से खुद को अलग करते हैं। बेंच टूट गया था, वो खैर तनाज़ा बहुत बड़ा था, उसमें वो सभी जजेस ने 3-4 जजेस ने वो केस सुनने से माजरत कर ली थी। उसके बाद एक और अहम तरीन मामला अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट में आया, जो कि मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक था। जस्टिस जाया अफरीदी ने उस मामले में खुद को बेंच से अलग तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक नोट लिखा था, जिस नोट में उन्होंने फुल कोर्ट बनाने की एक जो जिसे आप कह सकते हैं तजवीज़ दी थी। और वो तजवीज़ उन्होंने ये कहकर दी थी कि क्योंकि उस वक़्त उन्होंने कहा कि इंतखाबात सर पर हैं और ये तासुर जाना कि अदलिया के या अदालत के बीच में तकसीम है, ये अच्छा नहीं है, तो इसलिए अदालती हमांगी, अदालती वक़ार और अदालत पर अवामी एतमाद को दोबारा बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन उन्होंने वहाँ पर जस्टिस काज़ी फ़ायदीसा के जो नोट था, उससे इख्तिलाफ़ करते हुए ये ज़रूर कहा था कि फुल कोर्ट बनाएँ, लेकिन बाद में वो उस बेंच का हिस्सा रहे और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को कलअदम करार देने वाले बेंच में अपनी राय जो है वो बाकी बेंच से मुत्तफ़िक ही रखी थी। उसके अलावा जस्टिस जाया अफरीदी ने 2018 में परवेज़ मुशर्रफ की संगीन गद्दारी की समाअत करने वाली ख़ुसूसी अदालत की सरबराही से भी माज़रत की थी, और वो माज़रत उन्होंने इसलिए की थी कि उनके ऊपर एक वकील ने ये कहकर एतराज़ किया था कि आप माज़ी में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के वकील रहे हैं और इसलिए आपको इस केस की समाअत नहीं करना चाहिए। इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी। जस्टिस जाया अफरीदी कभी भी इफ्तिखार चौधरी के वकील नहीं रहे थे, लेकिन उनके ऊपर एतराज़ किया गया तो उन्होंने कहा कि जब उनके ऊपर उंगली उठा ली गई है तो वो समझते हैं कि उनको मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत करने वाली खसूसी अदालत का सरबराह नहीं होना चाहिए, और वहाँ पर पूरी अदालत ही जस्टिस जाया अफरीदी के रिक्यूज़ल पर टूट गई थी और फिर नए सिरे से तश्कील दी गई थी। फिर साल 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट में फवाद हसन फवाद और शहबाज शरीफ की ज़मानत का केस आया था, तो तब भी जस्टिस जाया अफरीदी ने ये कह के कि क्योंकि फवाद हसन फवाद उनके करीबी ताल्लुकदार हैं, तो वो नहीं समझते कि उनको उनकी ज़मानत के केस की समाअत करनी चाहिए, और ये करेज भी बहुत कम जजेस में होती है कि उनका अपना कोई जानने वाला हो तो वो उस केस की समाअत ना करें। बहुत से लोग एतराज़ उठने के बावजूद भी बेंच से अलग नहीं हुआ करते। खैर, जस्टिस जाया अफरीदी ने गन एंड कंट्री क्लब का रुकन होने पर उस केस की समाअत से भी माज़रत कर ली थी, और उसके अलावा जस्टिस जाया अफरीदी ने मीशा शफी हरासगी केस से की समाअत करने से भी माज़रत कर ली थी। रीजंस आज तक अननोन है। उसके अलावा जस्टिस जाया अफरीदी ने 2020 में जो 196 दहशतगर्द थे, उनकी ज़मानत के केस से भी ये कह के माज़रत कर ली थी कि वो पेशावर हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत कर चुके हैं। उसके अलावा जस्टिस जाया अफरीदी ने कटास राज मंदिर केस की समाअत करने से भी माज़रत कर ली थी साल 2020 में। और फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जब वो चीफ जस्टिस थे, और उससे पहले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दौर में मियां साकिब निसार के दौर के जितने भी लिए गए खुद नोटिस थे, उनकी समाअत से जस्टिस जाया अफरीदी वक्तन फवक्तन माजरत करते रहे और बेंचेस टूटते रहे, क्योंकि जस्टिस जाया अफरीदी हमेशा से आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल को मोहतात रखने के ही कायल थे, और ये वजह उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक लिए गए असखुद नोटिस में बेंच से अलग होते हुए दर्ज कर दी। जस्टिस जाया अफरीदी की जो रीजंस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुतालिक जो हुक्मनामा सामने आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें वो बड़ी पर्टिनेंट है। उनका जायजा ले लेते हैं कि जस्टिस जाया अफरीदी कहते क्या हैं। जस्टिस जाया अफरीदी ये कहते हैं कि आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल, और वो भी असखुद नोटिस के जुमरे में, बहुत महदूद और मोहतात अंदाज में होना चाहिए। वो कहते हैं कि अदालत को जुडिशियल रिस्ट्रेंट, या जिसे हम अदालती तहम्मुल कहते हैं, उसका इस्तेमाल उस वक्त मजीद महदूद करना चाहिए जब अभी फैसला देने से कबल आपको हकाइक की इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। अभी आपको ये देखना है, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पर अभी आपको इंक्वायर करना है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया के मामलात में मुदाखलत करती है तो कैसे करती है, और फिर अदलिया को कैसे उस पर रद्द अमल देना है। तो जब अभी आपने फैक्ट्स ही गैदर नहीं किए, तो फिर आपको अज़खुद नोटिस लेने से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए था। ये राय है जस्टिस याह्या अफरीदी की। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जो खत से मुतालिक मामला है, इस पर कोई भी इस वक्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत अज़खुद नोटिस के इख्तियार के दायरे जो इख्तियार का इस्तेमाल है, उस
की हकीकत पर शक नहीं कर सकता। यानी हम ये नहीं कह रहे कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 काबिल जजों का खत हाजिर सर्विस जजों के लिए इंतजामी तर्ज अमल और जो इंतजामी तर्ज अमल को वज़ा करने का मुतालबा करता है, और उसके साथ ही ये भी मुतालबा करता है कि ना सिर्फ अदालती कामों में एग्जेक्टिव की मुदाखलत को दूर किया जाए, बल्कि अदलिया का एग्जेक्टिव के साथ तामुल यानी मेल जोल का तरीक़ेकार भी वाज़ेह किया जाए। तो ऐसी सूरत में मौजूदा कार्रवाई अज़ख़ुद नोटिस के तहत आगे बढ़ाना यकीनन एक मनफ़ी तासुर का बाइस बनेगा, जिससे मैं यानी जस्टिस याया आफरीदी संजीदगी से परहेज़ करते हैं। वो कहते हैं कि अज़ख़ुद नोटिस का जो इख्तियार है, इसकी जो मुजव्वज़ा कार्रवाई है, इसको आगे बढ़ाना इन इसबाक की नफ़ी करेगा जो हमने अपने हालिया अदालती नज़ीरों से सीखे हैं, और इस तरह हमें अवामी जज्बात की तरफ से या फिर पब्लिक प्रेशर में आकर अपने अज़ख़ुद नोटिस के इख्तियार को हरकत में नहीं लाना चाहिए। जैसे याया अफरीदी अपने 1.5 सफ़ाती इख्तिलाफ़ी नोट में ये भी कहते हैं कि किसी को इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आइन के तहत हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं, जिनका तसव्वुर ना सिर्फ इनके इंतज़ामी कामों को मुनज़्ज़म करने, बल्कि अदालती अफसरान को उनके अदालती फ़राइज़ की अंजामदेही में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना भी है। जस्टिस याया अफरीदी ये कहते हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनको चलाने के लिए, और जो हाई कोर्ट के जजेस या उनके मातहत अदलिया आती है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए एक तरीक़ेकार कानून में मौजूद है। वो कहते हैं चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के जजों की जानिब से आइन में दिए गए दायरा इख्तियार और इख्तियारात को इस्तेमाल ना करने या हाई कोर्ट्स की कानूनी गैर फ़ाअली पर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) के तहत अपने आइनी दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करने पर मजबूर नहीं होना चाहिए। यानी जस्टिस याया अफरीदी का ये कहना है कि अगर हाई कोर्ट्स अपने काम को कानून के मुताबिक नहीं करी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू कर देगी जो आइन ने सिर्फ उनको दिया है, यानी अज़ख़ुद नोटिस का इख्तियार। उसके अलावा जस्टिस याया अफरीदी अपने 1.5 सफ़ाती नोट में ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट्स के काबिल चीफ जस्टिस और लायक जजेस के, यानी बार-बार वो उनको जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे थे और ये कह रहे थे नोट के अंदर कि चीफ जस्टिस और जजेस की अदालती अमूर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 184(3) के इस्तेमाल से मुतासिर हो सकते हैं, और उनके ख्याल में, यानी जस्टिस याया अफरीदी के ख्याल में, ये हाई कोर्ट्स की यानी सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अज़ख़ुद नोटिस लेना हाई कोर्ट की आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ है। जस्टिस याया अफरीदी ये भी कहते हैं कि इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 काबिल जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए अपने 25 मार्च 2024 के खत में जिस बेचैनी का इजहार किया है, उस पर इंक्वायर होना जरूरी है, और वो ये भी कहते हैं कि यकीनी तौर पर इस मामले पर ना सिर्फ मुस्बत गौर व फिक्र किया जाए, बल्कि दीगर अदालती मामलात को मुनज़्ज़म करने के लिए मुनासिब जो दफात हैं वो आइन के आर्टिकल 209 में शामिल करने की भी ज़रूरत है। वो कहते हैं कि इन तमाम तर वजूहात की वजह से वो नहीं समझते कि उनको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए। जस्टिस याया अफरीदी ने इससे पहले भी कई दफ़ा आर्टिकल 184(3) के मुकदमात ख़ुसूसी तौर पर अज़ख़ुद नोटिस से खुद को अलग किया, और ये कहकर ही किया कि वो इस केस की समाअत नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने ये वजह इस नोट के अंदर बयान कर दी है कि वो समझते हैं कि बहुत स्कार्स यानी बहुत कम, बहुत महदूद, बहुत ही लिमिटेड इस्तेमाल होना चाहिए अज़ख़ुद नोटिस का, और वो भी ऐसे मामलात के अंदर जिनमें अभी बहुत कुछ वाज़ेह होना है, तो वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी दबाव में या पब्लिक प्रेशर में आकर नहीं करना चाहिए था। यानी जस्टिस याया अफरीदी 3 चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर समझते हैं। वो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस, अज़ख़ुद नोटिस जो है वो अवामी दबाव में आकर लिया। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे हाई कोर्ट्स के कामों में मुदाखलत करने और उनको दबाव में लाने की कोशिश की। और तीसरा ये कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के मामले पर तहकीक, जो उन्होंने खत लिखा है उस मामले पर तहकीक होनी है, और उसके बाद ही इस पर कोई अपनी राय कायम की जा सकती है। जैसे याया अफरीदी के उठाए गए ये तमाम एतराज़ात पर्टिनेंट तो हैं, लेकिन अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर फुल कोर्ट बनाएगी, जिसका हिस्सा जाहिर है जैसे याया अफरीदी नहीं होंगे, तो फिर वो अपनी कार्रवाई को आगे कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि यहाँ पर मसला यही है कि अभी ये वज़ह होना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की क्या वाकई में खुफिया तौर पर जासूसी की जा रही थी, या फिर उनके जो मामलात या उनके ऑर्डर्स हैं उनके लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा था या नहीं। इससे पहले आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा जब अपने रेफरेंस को खुद प्लीड कर रहे थे, तो वो बार बार जासूसी को गुनाह और जासूसी से मुताल्लिक कुरानी आयात का हवाला देके दलाइल देते थे।
तो ये जजेस भी उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जजेस को नोटिसेस नहीं किए गए बल्कि तजवीज़ मांगी गई हैं, और यहाँ पर अदलिया और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात की तकसीम की बात हो रही है। तो मामला कुछ और तरफ चल रहा है, और फिर देखना ये है कि क्या ये सिलसिला जो मुदाखलत का है एग्जीक्यूटिव का अदलिया के मामलात में, ये रुकेगा या फिर ये चलता रहेगा। हमारे यहाँ पर कुछ मसला ये भी है कि मुद्दे पर रहने के बजाय शाह से ज़्यादा शाह के वफादार इधर-उधर की बातों की दलीलें देते हमें नज़र आते हैं, और जो कोई भी ये कहता है कि अदलिया को अपने मामलात और अपने अमूर खुद देखने चाहिए, उसके पीछे भी बुरी तरह से पड़ जाते हैं सब। और जजेस के ऊपर और जजेस के खिलाफ कैंपेनिंग भी वही लोग कर रहे हैं जो पिछले कुछ अरसे में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का ये कहकर दिफा करते थे कि उनके खिलाफ कैंपेन एक जमात अपनी वजूहात और अपने मकासद के हसूल के लिए कर रही है। और इस वक्त उन्हीं के बराबर एक जज, यानी ज़ाहिर है अगर एक शख्स चीफ जस्टिस है, तो एक और शख्स अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो उनके जो वैल्यू है, वो सेम ही है। तो एक और जज के खिलाफ इस तरह की तनकीद या कैंपेनिंग करना कौन से मकासद का हुसूल है, ये भी बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।